अब तक कोई भी जजमेंट आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी तो उसमें कैसे लिखा जाता है कि तमाम साक्ष्यों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए किसी को कन्विक्ट किया जा रहा है या किसी को एक्विट किया जा रहा है। मूवीज़ में भी, पिक्चरों में भी आपने अगर कभी किसी जज को ये डायलॉग देते हुए सुना होगा कि वो फाइनल जजमेंट दे रहे हैं, तब भी यही बोला जाता है, क्योंकि यही होता है। बोलते समय क्या बोला जाता है कि तमाम साक्ष्यों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए ये सज़ा दी जा रही है या फिर इस व्यक्ति को छोड़ा जा रहा है। पिक्चरों में भी आपने यही डायलॉग सुना होगा। एक्चुअल में भी यही होता है। कोर्ट में, कानून में जो भी जजमेंट पास की जाती है वो इसी आधार पर की जाती है। किसी एक व्यक्ति को सिर्फ सुनकर या किसी एक पक्ष को सुनकर उसकी बात को मानकर जजमेंट नहीं की जाती है। तमाम साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर ही जजमेंट दी जाती है। लेकिन आज हम एक ऐसी जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि तमाम साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जजमेंट दी जा रही हो। उस जजमेंट में ऐसा लिखा गया है कि एक लड़की के बयान पर विश्वास करके, सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करके, फेथ करके जजमेंट लिखी गई है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जजमेंट में लिखा है। ये जजमेंट है जोधपुर हाईकोर्ट की आसाराम बापू की अपील की जजमेंट। इस जजमेंट के पैरा नंबर 32 में कोर्ट ने कहा है कि उस कुटिया में, जिस कुटिया में ये बताया गया कि ऐसा ऐसा केस हुआ है, उस कुटिया में 2 ही लोग मौजूद थे, एक विक्टिम और दूसरे आसाराम बापू। अब उस केस में 2 लोगों के अलावा अंदर क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। सिंस none else other than appellant Asharam and the prosecutrix was in the kutia which had been shut and bolted from inside and the lights had been switched off, except the 2 of them, no one could know or have known what happened inside the kutia. The version deposed to by the prosecutrix could not therefore be discarded or doubted for want of ocular corroborative evidence. मतलब जजमेंट में ये लिखा है कि उस कुटिया में इन 2 लोगों के अलावा और कोई तीसरा नहीं था। और फिर जजमेंट कह रही है कि इसीलिए देयरफॉर प्रोसिक्यूट्रिक्स यानी विक्टिम के वर्जन को हम डाउट नहीं कर सकते इस बात के लिए कि कोई और कोरोबरेटिव एविडेंस चाहिए, क्योंकि वहाँ उन 2 लोगों के अलावा तो कोई तीसरा था नहीं। तो इसीलिए विक्टिम पर फेथ करके, विक्टिम पर विश्वास करके कि विक्टिम झूठ क्यों बोलेगी, विक्टिम ने सच ही बोला होगा, विक्टिम पर फेथ करके ये जजमेंट पास की गई है। जबकि लॉ क्या कहता है? अब ऐसे केसेस में जिसमें कि रेप केस होता है, उसमें एक बात ये ठीक है कि विक्टिम के सोल टेस्टिमनी पर जजमेंट दी जा सकती है, कन्विक्शन बेस की जा सकती है। लेकिन वो सोल टेस्टिमनी इतनी क्रेडिबल होनी चाहिए, इतनी ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, इतनी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट यानी कि शुरू से लेकर एंड तक वो बयान जो कि पर्टिकुलर रेप केस का, पर्टिकुलर इंसिडेंट का स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट पे वो विक्टिम कंसिस्टेंट रही है शुरू से लास्ट तक, और उसके बाद से उसकी जो स्टेटमेंट है वो कहीं से भी शेकन नहीं हुई है, कहीं से भी उस पर डाउट करने की संभावना नहीं आ रही है, और बाकी सारे सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे दिख रहे हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। क्योंकि सोल टेस्टिमनी यानी कि सिर्फ अकेले एक लड़की के बयान पर किसी को कन्विक्ट कर देना, आजीवन कारावास दे देना, ये एक बहुत रिस्की काम है, क्योंकि कल को कोई भी किसी पर भी कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कई सारी जजमेंट्स में कहा है कि ठीक है, सोल टेस्टिमनी पर हम किसी को कन्विक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो टेस्टिमनी कैसी होनी चाहिए ये भी सुप्रीम कोर्ट ने हर एक जजमेंट में कहा है। यानी कि कंसिस्टेंसी, ट्रस्टवर्दीनेस, क्रेडिबल, और साथ में वो स्टेटमेंट प्रॉबेबल भी लगनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही इंसिडेंट इम्प्रॉबेबल लग रहा हो कि ह्यूमन कंडक्ट में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान देने वाली होती हैं। अगर ये चीज़ें नहीं ध्यान दी तो अकेले सोल टेस्टिमनी पर नहीं कर सकते। इतनी खतरनाक चीज़ हमारे देश में नहीं हो सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, बहुत सारी कैटन ऑफ जजमेंट्स में बोला है, और इसीलिए हर केस के फैक्ट्स के अनुसार इस टेस्ट को अप्लाई किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में बोला हुआ है। अब इस जजमेंट में मैं जब उस टेस्ट को ढूंढ रही हूँ कि क्या उस टेस्ट को ठीक से अप्लाई किया गया है, कि जो विक्टिम का स्टेटमेंट है वो कितना क्रेडिबल है, क्या वो कंसिस्टेंट है, क्या वो कॉन्ट्रडिक्शंस, ओमिशंस से परे है, क्या वो प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है या बिल्कुल ही इम्प्रॉबेबल है। अगर उस टेस्ट को अप्लाई कहीं किया गया है इस जजमेंट में, वो ढूंढा जाए, तो मुझे इस जजमेंट में वो ठीक से नहीं दिखा है कि उस टेस्ट को ठीक से अप्लाई किया गया हो और उसको ठीक से इसमें गैदर करके डिटेलिंग की गई हो।
बल्कि इस जजमेंट में ऑनरेबल जोधपुर हाई कोर्ट ने विक्टिम की स्टेटमेंट पर इतना फेथ किया है कि उसके कॉन्ट्रडिक्शंस, ओमिशंस और जो भी उसके स्टेटमेंट्स में जो फ़र्क हैं उनको गौर नहीं किया है, उन पर डिटेल डिस्कशन किया ही नहीं है। एक तरफ तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें एक पैराग्राफ में फेथ के ऊपर बहुत लंबा एक लिखा है पैराग्राफ। आप एक तरह से कहिए कि फेथ के ऊपर एक निबंध ही टाइप का लिखा है, एक लेक्चर लिखा है कि फेथ इज़ अ पावरफुल फोर्स। पैरा नंबर 22 में लिखा है कि फेथ जो होता है वो कैसे किसी के इंसान के दिमाग को बंद कर देता है, इंटेलेक्चुअलिटी को बंद कर देता है और सिर्फ किसी पर विश्वास के आधार पर व्यक्ति चलने लगता है और अपनी सोच नहीं लगाता है। तो एक तरफ तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फेथ के ऊपर इतना लिखा कि एक साधु संत पे इतना फेथ था इस विक्टिम फैमिली का, जिस फेथ की वजह से ये सारी घटना हुई। तो एक तरफ तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस फेथ को, इस श्रद्धा को, विश्वास को गलत बताया है कि ये गलत चीज़ है, फेथ इतना नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खुद इस जजमेंट में इतना फेथ विक्टिम पर दिखा दिया है। यानी एक तरफ तो आप कह रहे हो कि विक्टिम की फैमिली ने फेथ नहीं करना चाहिए था साधु पर, संत पर, किसी पर भी, लेकिन दूसरी तरफ ऑनरेबल हाई कोर्ट की इस जजमेंट ने विक्टिम पर इतना फेथ कर लिया है। जब आप फेथ को गलत बता रहे हो तो आपने भी विक्टिम पर इतना फेथ नहीं करना चाहिए। आपने भी क्या करना चाहिए, यानी जजमेंट ने भी क्या करना चाहिए, जजमेंट क्या होनी चाहिए कि किसी पर भी फेथ नहीं होना चाहिए, ना ही विक्टिम की तरफ ना ही एक्यूज की तरफ, दोनों तरफ ही फेथ नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉ है, जो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस है, वो अप्लाई करना चाहिए। फेथ किसी पर भी नहीं करना चाहिए। जैसे इस जजमेंट में फेथ के बारे में लिखा है कि किसी साधु संत पर फेथ नहीं करना चाहिए अंधा, वैसे ही विक्टिम पर भी अंधा फेथ नहीं करना चाहिए, वैसे ही एक्यूज्ड पर भी अंधा फेथ नहीं करना चाहिए। जुडिशरी ने तो अपनी जजमेंट में, जजमेंट कैसी होनी चाहिए कि बिल्कुल अनबाइस्ड, किसी पर भी फेथ नहीं होना चाहिए। अगर कोई विक्टिम का स्टेटमेंट है भी तो उस विक्टिम के स्टेटमेंट को भी प्रॉपरली चारों तरफ से लीगल प्रिंसिपल्स, जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसके तहत स्क्रूटनाइज करना चाहिए, स्क्रूटनी प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। क्योंकि अगर स्क्रूटनी नहीं की जाती है तो एक सोल टेस्टिमनी पर अगर किसी को कन्विक्शन की जा सकती है तो फिर तो बिना स्क्रूटनी के अगर की जा सकती है, फेथ के आधार पर ही अगर की जा सकती है, फिर तो ट्रायल की भी ज़रूरत नहीं है, फिर तो अपील की भी ज़रूरत नहीं है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। फिर तो कोई भी किसी पर भी स्टेटमेंट कह दे कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा ऐसा क्राइम किया है, तो उसके बाद से आप फेथ करके कि भाई वहाँ पर तो दो लोगों के अलावा और कोई था ही नहीं, विक्टिम और एक्यूज के अलावा कोई था ही नहीं, इसलिए विक्टिम पर ही विश्वास करना पड़ेगा, विक्टिम पर ही फेथ करना पड़ेगा। इसी आधार पर अगर करना है तो फिर तो ट्रायल की जरूरत ही नहीं, फिर तो एविडेंस एक्ट की जरूरत नहीं, फिर तो हाई कोर्ट में अपील में जाकर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करने की भी जरूरत नहीं, फिर तो सुप्रीम कोर्ट की भी जरूरत नहीं। फिर जरूरत ही क्या है, फिर तो कोई भी स्टेटमेंट कह दे और उसके बाद से डायरेक्टली कन्विक्शन कर दिया जाए। फिर इतना सालों तक ट्रायल गुजारना, फिर इतने सालों तक अपीलेट पीरियड गुजारना, वो सब की जरूरत ही नहीं ना। फिर जरूरत क्यों है, क्यों बनाया गया एविडेंस एक्ट, क्यों ये जुडिशरी, क्यों ये प्रॉपर प्रोसीजर लॉ का बनाया गया, ताकि कोई भी किसी को झूठा ना फंसा सके, ताकि कोई भी अपराधी बच ना सके लेकिन कोई निर्दोष फंस भी ना सके। ये जुडिशियल प्रिंसिपल है कि अगर कोई अपराधी छूटे नहीं, ये ध्यान रखना है, तो ये भी ध्यान रखना है कि कोई निर्दोष फंसे नहीं। अगर बिना जुडिशियल प्रिंसिपल्स को अप्लाई किए हुए इस तरह की जजमेंट आने लगेगी कि किसी भी विक्टिम पर इस वजह से फेथ कर लिया जाए कि वहाँ पे तो भगवान के अलावा और कोई जानता नहीं था, भगवान आ नहीं सकते गवाही देने, सिर्फ विक्टिम और एक्यूज है, और एक्यूज तो एक्यूज है इसलिए उसकी नहीं सुनी जानी चाहिए, तो कौन किसकी सुनेंगे, सिर्फ विक्टिम की सुनेंगे क्योंकि विक्टिम पर फेथ करना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर और कोई था नहीं। अब जब वहाँ पे कोई नहीं था, इसीलिए तो कोर्ट बनाई गई है, इसीलिए तो ये जुडिशियल प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, इसीलिए तो चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन बनाए गए हैं, इसीलिए तो एविडेंस एक्ट बनाया गया है, इसीलिए तो ये स्क्रूटनाइज करने के लिए अपील की स्टेज बनाई गई है कि फिर से सारे एविडेंस को अप्रिशिएट किया जाए कि कहाँ कहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज हैं, कहाँ कहाँ पे शंका करने की जगह आ रही है, कहाँ कहाँ पे दिख रहा है कि ये बिल्कुल प्रोबेबल नहीं है, कहाँ कहाँ पर दिख रहा है कि आफ्टर कंडक्ट विक्टिम का क्या है, विक्टिम का कंडक्ट पहले कैसा था। सारी चीज़ों को, सारे सर्कमस्टेंसेस को, सारे एविडेंस को अप्रिशिएट करके ही फिर जजमेंट दी जाती है। यही पूरी जुडिशरी का प्रिंसिपल है। अगर यही फॉलो नहीं होगा तो फिर क्या, कैसे किसी भी जजमेंट को हम एनालाइज ही कैसे करें।
क्योंकि इस जजमेंट में अगर विक्टिम के ऊपर फेथ करके जजमेंट दी गई है कि विक्टिम पर क्यों ना विश्वास किया जाए, अगर इसी आधार पर दी गई है तो कैसे इस जजमेंट का एनालिसिस भी हम कर पाएँ। एनालिसिस तभी किया जा सकता है जब जजमेंट में हर एक एस्पेक्ट को, जो कि ट्रायल कोर्ट ने हर एक एविडेंस के बारे में, जैसे ट्रायल कोर्ट ने तो फिर भी मोर देन 400 पेजेस की जजमेंट दी थी, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर ट्रायल कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स दी थी, तो हम वहाँ पर कह पाए कि हाँ ये फाइंडिंग सही नहीं है, ये फाइंडिंग गलत है, इस पर जो कोर्ट ने एप्रिसिएशन एविडेंस का किया है वो गलत किया, और इसीलिए हाई कोर्ट अपील में भी गए थे इसमें आसाराम बापू। लेकिन अब हाई कोर्ट ने जो इस जजमेंट में, देखिए हम जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जजमेंट को क्रिटिसाइज करने का देश में राइट है, तो हम जजमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और क्योंकि ये जजमेंट फिर से सुप्रीम कोर्ट में भी इसका स्क्रूटनाइज होगा, तो अब अगर बात करते हैं कि इस जजमेंट को अगर मैं चीरफाड़ करने की कोशिश करूं भी कि क्या कहाँ पर क्या गलत हुआ है या क्या फाइंडिंग्स में क्या कमी है, तो वो मैं तभी कर पाऊँ जब हर एक एविडेंस को एप्रिसिएशन किया हो और उसमें कोई ना कोई फाइंडिंग रीजनिंग दी गई हो। अब इसमें इस जजमेंट में जो कि आई थिंक जो कि 90 पेजेस के अराउंड है, ट्रायल कोर्ट की जजमेंट तो फिर भी 400 पेजेस से ज़्यादा थी, ये तो सिर्फ 90 पेजेस की जजमेंट है। इसमें हर एक एस्पेक्ट को, हर एक एविडेंस को, हर एक जो लोअर कोर्ट की फाइंडिंग्स थी उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है, पहली बात तो। यानी कि ये जजमेंट इतनी शॉर्ट है कि इसमें सब कुछ कवर ही नहीं किया गया है, क्योंकि मैंने खुद जो कि रिटन आर्ग्यूमेंट्स दी गई थी आसाराम बापू की तरफ से, रिटन आर्ग्यूमेंट्स इस केस में दाखिल की गई थी, वो 350 पेजेस की रिटन आर्ग्यूमेंट्स है। अब उस रिटन आर्ग्यूमेंट्स में भी जितना कुछ लिखा गया था उसमें से मैक्सिमम चीज़ें जजमेंट में इंक्लूड ही नहीं की गई हैं, यानी उस पर डिस्कशन ही नहीं किया गया है। और इनफैक्ट मैंने पहले दिन की आर्ग्यूमेंट्स सुनी भी थी हाईकोर्ट में, जो सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत जी ने आर्ग्यूमेंट की थी, तो पहले दिन की मैं सुन पाई थी, सारे दिन की नहीं भी सुनी थी मैंने, लेकिन पहले दिन की आर्ग्यूमेंट में भी मैंने काफ़ी कुछ नोट कर लिया था कि आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छे तरीके से कामत जी कर रहे थे। तो लेकिन वो पहले दिन की आर्ग्यूमेंट भी इस जजमेंट में इंक्लूडेड नहीं है, जो कि मैंने खुद सुनी थी। सेक्शन 370 ऑफ आईपीसी में, जो कि ट्रैफिकिंग का सेक्शन है, उस पर कामत जी ने बहुत अच्छा डिटेल में आर्ग्यूमेंट किया था, वो भी डिटेल्ड तरीके से जजमेंट में इंक्लूड नहीं किया गया है। उसका फाइंडिंग, रीजनिंग, आंसर उसका नहीं सेटिस्फैक्ट्री दिया गया है जजमेंट में। अब बाकी दिनों का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बाकी दिनों की आर्ग्यूमेंट नहीं सुनी थी, लेकिन पहले दिन की जो मैंने सुनी थी वो भी जजमेंट में मुझे कहीं दिख नहीं रही है, क्योंकि कामत जी ने काफ़ी अच्छी 370 सेक्शन आईपीसी पर आर्ग्यूमेंट की थी। तो एनालिसिस तो तब किया जाए जब यहाँ पर हर एक एविडेंस को अप्रिशिएट किया गया होता। और अपील का मतलब ही ये होता है। अपील का मतलब क्या होता है? हाईकोर्ट में जब कोई कन्विक्शन को चैलेंज किया जाता है अपील में, तो अपील में हर एक एविडेंस को फिर से खोला जाता है कि सारे एविडेंस को, जो कि ट्रायल कोर्ट के सामने एविडेंस थे, वो सारे के सारे एविडेंस फिर से खोले जाएं और फिर से उन सभी एविडेंस का, चाहे वो ऑक्यूलर एविडेंस हो यानी ओरल एविडेंस, या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, उन सब के सब एविडेंस का फिर से अप्रिसिएशन करना होता है। लेकिन वो इस जजमेंट में नहीं दिख रहा है। हालांकि कुछ 2-4 डिस्क्रिपेंसीज, 2-4 जो एविडेंस के बारे में अप्रिसिएशन किया है इस जजमेंट में, उस पर मैं बात कर लेती हूँ। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मैक्सिमम एविडेंस को डिस्कस नहीं किया गया है। इवन जो कि कॉन्स्पिरेसी के एंगल्स को डिस्कस करना चाहिए था, प्रोबेबिलिटी के एंगल्स को डिस्कस करना चाहिए था, जो कि पहले वीडियो में मैंने यहाँ पे आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, जो कि उस पर डिस्कस मैंने पहले भी किया था कि प्रोबेबिलिटी इस केस में बिल्कुल नहीं दिख रही है, डिस्क्रिपेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, वो डिस्कशन नहीं हुआ है इस जजमेंट में। इस जजमेंट में वो मिसिंग है। लेकिन जिन पॉइंट्स को जजमेंट में कवर किया है और रीजनिंग दिया है, उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट की अपील की जजमेंट में क्या होना चाहिए कि अपीलेट कोर्ट ने फिर से एविडेंस को अप्रिशिएट करना होता है। लेकिन हाई कोर्ट की इस जजमेंट में ट्रायल कोर्ट की ही फाइंडिंग्स के पैराग्राफ को लिखकर जगह जगह ये कहा गया है कि ये ट्रायल कोर्ट की जजमेंट हमारी नज़र में ये सही है, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट ने फाइंडिंग दी है वो हमें भी सही लग रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉन्स्पिरेसी के एंगल को जहाँ पे लिखा गया कि फॉल्स फंसाने का एक मोटिव था विक्टिम फैमिली के पास में, तो वहाँ पे ट्रायल कोर्ट में तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी कि क्यों फंसाया गया। उसमें कई सारे लोगों के नाम भी दिए गए थे और रैंसम की भी स्टोरी थी कि 50 करोड़ की मांग की गई थी। बहुत सारे डिफेंसेस थे। एक पंकज दुबे नाम के आदमी का भी जिक्र था कि वो भी इन्वॉल्व था विक्टिम के साथ में। तो ये सारी चीज़ें थी उसमें ट्रायल कोर्ट के सामने कि कॉन्स्पिरेसी का एंगल है, झूठा फंसाने के लिए पहले से कॉन्स्पिरेसी की गई थी। तो हाईकोर्ट ने इस जजमेंट में ट्रायल कोर्ट के ही वर्जन को कहा कि हमें ये वर्जन सही लगता है। अब ट्रायल कोर्ट ने अपने वर्जन में क्या कहा था, ये हाईकोर्ट की जजमेंट के पैरा 82 में डिस्कस किया गया है। ट्रायल कोर्ट ने ये कहा था कि अगर पहले से कॉन्स्पिरेसी होती विक्टिम की फैमिली की, तो विक्टिम की फैमिली जब जोधपुर में आई और मनई आश्रम में जो भी सीन उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वो तुरंत अगले दिन जोधपुर में ही कंप्लेंट कर देते।
वो पहले शाहजहाँपुर नहीं जाते, शाहजहाँपुर से फिर दिल्ली नहीं जाते, फिर दिल्ली में जाके दर्ज नहीं करते। ये एक ह्यूमन कंडक्ट लग रहा है, नेचुरल कंडक्ट लग रहा है, ऐसा ट्रायल कोर्ट ने कहा था। अब इस चीज़ को हाई कोर्ट की जजमेंट में कहा गया है कि हाँ ये हम भी मानते हैं कि ये बात सही है। आपने उस पर डिस्कशन ही नहीं किया कि आपको ये बात क्यों सही लग रही है, बल्कि जो चीज़ अननेचुरल लग रही है उसको नेचुरल कंडक्ट बताया गया है कि इमीडिएटली अगर कॉन्स्पिरेसी होती तो इमीडिएटली कंप्लेंट कर दी जाती। मतलब जहाँ पर हम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करते हैं कि डीले जो होता है वो गलत होता है, कि डीले से कोई आया, तो ये जनरल आर्ग्यूमेंट होती है हमारी कि डीले से आया तो भाई शंका करने का पॉइंट है, इस पर और थोड़ा सा स्क्रूटिनाइज किया जाए केस को, क्योंकि डीले पर क्यों आए उसका कारण नहीं दिया गया। अभी यहाँ पर डीले को अच्छा बताया गया कि तुरंत एफआईआर नहीं करी ना, इतने डीले के बाद से वो पहले घर गई शाहजहाँपुर, 4 दिन बाद जाके फिर 5वें दिन वो दिल्ली गई। तो ये जो डीले हुआ है, अब ये जो डीले है कोर्ट को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ट्रायल कोर्ट को, और उस ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग को हाई कोर्ट ने कहा कि हमें इस फाइंडिंग में कोई गलती नहीं दिखती है, यानी कॉन्स्पिरेसी नहीं है। इस बात को एक इतनी छोटी से तर्क से पूरी कॉन्स्पिरेसी को हटा दिया, कि फॉल्स मोटिव को हटा दिया, कि मोटिव कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि तुरंत एफआईआर नहीं करी, तुरंत एफआईआर नहीं करी, इससे फॉल्स मोटिव कैसे गिर गया। ये बिल्कुल ही फाइंडिंग जो है वो समझ के परे है, थोड़ी सी मतलब नेचुरली समझ में नहीं आती है कि ये फाइंडिंग क्यों दी गई है। अब यही सारी ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग को हाई कोर्ट में डिस्कशन करना था, और हाई कोर्ट ने जजमेंट में अपनी इनको कैसे अप्रिसिएट करना था कि ये सही है कि गलत है। लेकिन एक लाइन में इस जजमेंट में कहा गया है, बस एक लाइन में, कि ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग सही है। बल्कि इनफैक्ट हाई कोर्ट की जजमेंट में आगे ये लिखा गया है कि फॉल्स मोटिव को हम इसलिए भी नहीं मानते क्योंकि अगर कॉन्स्पिरेसी होती विक्टिम साइड से, कोई फॉल्स मोटिव होता तो सिर्फ आसाराम बापू को ही फंसाते, साथ में शिल्पी शरद को क्यों फंसाया, उनका नाम क्यों लगाया। अब ये भी फाइंडिंग थोड़ी अजीब ही लगती है, क्योंकि अगर किसी को फंसाने के लिए साथ में कहानी को क्रिएट करने के लिए 2-4 और लोगों की ज़रूरत है इन्वॉल्वमेंट करवाने की, तो इसीलिए 2-4 लोगों का और नाम डाला गया। अब ये रीज़न कैसे हो सकता है कि और 2 लोगों का नाम डाला है, उन 2 लोगों से तो दुश्मनी नहीं थी, तो उन 2 लोगों का नाम क्यों डाल दिया। इस दृष्टि से ये फॉल्स मोटिव नहीं है, ऐसा जजमेंट में लिखा है। तो ये भी तर्क बिल्कुल ही अजीब सा तर्क लगता है, और इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है कि भाई शिल्पी और शरद से कोई दुश्मनी नहीं थी तो उनका नाम क्यों डाला गया। ऑब्वियसली वो घटनाक्रम को बनाने के लिए विक्टिम ऐसा कर सकते हैं, कोई किसी को अगर किसी को झूठा फंसाना है तो स्टोरी क्रिएट करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। ये बल्कि नेचुरल कंडक्ट है, ये बल्कि ह्यूमन कंडक्ट होता है। लेकिन कोर्ट जजमेंट में इस चीज़ को लिखा गया है, फॉल्स मोटिव को काटने के लिए तर्क लिखा गया है। अब अगर बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी वाले एंगल्स की, कि ये प्रोबेबल कैसे था, जो भी केस बताया गया विक्टिम फैमिली की तरफ से कि कुटिया में 1-1.5 घंटे तक, अराउंड 1.5 आवर्स तक वो घटना बताई है विक्टिम ने कि ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ, और मदर जो कि विक्टिम की मदर है वो बिल्कुल बाहर ही बैठी थी। अब इस प्रोबेबिलिटी के एंगल को डिस्कस ही नहीं किया गया है। अगर थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी, और भी बहुत सारी इम्प्रोबेबिलिटीज़ थी इस केस में जो कि दिखाती हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जो भी पूरा घटनाक्रम है। आप अगर पूरा केस घटनाक्रम का जानना चाहते हो तो मैं नीचे पुरानी वीडियो का लिंक लगा देती हूँ, जो कि हमने इस केस के बारे में डिस्कस किया था कि जो भी केस की घटनाक्रम है वो कितनी इम्प्रोबेबल है। अब इम्प्रोबेबिलिटी के एंगल को कहीं कोर्ट ने अच्छे से डिस्कस इसलिए नहीं किया, कोर्ट ने एक आंसर, यानी इस जजमेंट में एक आंसर जगह जगह दिया गया है। वो ये दिया गया है क्योंकि आसाराम बापू एक गॉडमैन है, एक साधु, एक संत हैं, एक बड़े संत हैं, इसीलिए वहाँ पर कोई शंका का सवाल ही नहीं है। क्योंकि वो एक गॉडमैन है, एक साधु है, एक संत है, इसीलिए वहाँ पर आंखें बंदी होती हैं, विश्वास होता ही है। कोई माँ बाहर बैठी हो तो उसको कोई मतलब नहीं कि उसकी बेटी अंदर उसके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल 1.5 घंटे तक माँ बाहर बैठी है, बेटी चाहे अंदर चिल्ला रही है या फिर बेटी के साथ गलत हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्रश्न नहीं करेगा। यहाँ पर जजमेंट भी कह रही है कि हम भी प्रश्न नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो संत हैं, वो तो साधु हैं, उन पर कोई शंका का सवाल खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि जो विक्टिम फैमिली है वो डिवोटीज थे। यानी अगर कोई साधु संत या गॉडमैन है तो उसके लिए लॉ अलग हो जाएगा, उसके लिए एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस अलग तरीके से होगा। उसके लिए ये नहीं देखा जाएगा कि ह्यूमन कंडक्ट क्या होता है, प्रोबेबल कंडक्ट क्या होता है, एक नेचुरल कोर्स ऑफ कंडक्ट में कैसे समझा जा सकता है क्राइम सीन को, कैसे क्राइम को माना जा सकता है कि ऐसा हो भी सकता है क्या, एक नेचुरल कंडक्ट किसी को समझ में आ सकता है क्या। ये चीज़ें गॉडमैन के लिए, ये चीज़ें कोई साधु संत के लिए अप्लाई नहीं होंगी, ये फिर पहले से ही बता देना चाहिए। फिर तो साधु संतों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग बना देना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये नहीं लिखा है कि साधु संतों के लिए अलग लॉ होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर एक व्यक्ति के लिए लॉ सेम होगा। अगर हर एक व्यक्ति के लिए लॉ सेम होगा तो कोई चाहे वो साधु हो, संत हो, जज हो, पुलिस हो, वकील हो, डॉक्टर हो, कोई भी प्रोफेशन हो, हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर व्यक्ति के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि लॉ सेम होगा। और लॉ सेम होगा तो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस भी सेम होगा। फिर अगर आप डिस्क्रिपेंसीज देखोगे, प्रोबेबिलिटी का एंगल देखोगे, ह्यूमन कंडक्ट देखोगे, सर्कमस्टेंसेस देखोगे, तो हर एक के लिए सेम ही देखोगे ना।
अगर साधु संतों के लिए अलग एंगल से देखना है तो फिर उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग बना दो, उनका कानून भी अलग बना दो। जैसे कई धर्मों में कानून अलग बना हुआ है कुछ केसेस के लिए, वैसे इसमें भी अलग बना दो। उनके लिए पहले से बता देते कि भाई अलग कानून चलेगा। लेकिन जब जजमेंट कह रही है कि उनके लिए हम ये अपना माइंड अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो साधु हैं, जो संत हैं, उस पर अंधा विश्वास माँ बाप का था कि वो माँ बाप पूछ भी नहीं रहे कि बेटी के साथ अंदर 1.5 घंटे तक क्या हो रहा है। क्यों इतना अंधा विश्वास? किसने कहा कि बेटी के ऊपर आप डाउट ही मत करो, 1.5 घंटे तक वो अंदर है? अच्छा, वो रूम कुटिया में विक्टिम 1.5 घंटे तक अंदर थी, उसके स्टेटमेंट में ये भी है कि वो चिल्लाई, उसके बाद से उसको मुंह बंद कर लिया गया, उसके बाद से उसको धमका दिया गया, ऐसे एलिगेशंस है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम चिल्लाई तब वो चिल्लाना माँ को नहीं सुनाई दिया, माँ बाहर ही बैठी है और रात का समय की घटना बताई गई है। और रात के समय, जिस समय कि सब सो रहे हैं, कोई और है नहीं वहाँ पे, कोई भी नहीं है, सब सो रहे हैं, इतनी शांति के माहौल में, वो भी दूर गांव में फार्म हाउस में, तो हल्की सी भी आवाज़ बाहर आ जाती है तो चिल्लाने की आवाज़ क्यों नहीं बाहर आई? और इनफैक्ट केस के फैक्ट्स ये भी बताते हैं कि लड़की जो विक्टिम है उसने बाहर आने के बाद से अपनी मदर को ये कहा कि बापू अच्छे इंसान नहीं है। अब इतना कहने के बाद से भी मदर को शक नहीं हुआ, माँ को शक नहीं हो रहा कि 1.5 घंटे तक वो अंदर रह के आई, आने के बाद से वो कह रही बापू सही नहीं है, तो भी शक क्यों नहीं हुआ? ये सारी चीज़ों पे जजमेंट पर डिस्कशन ही नहीं है। और अगले दिन फिर जब विक्टिम की फैमिली जा रही थी तो जो फार्म हाउस का मालिक और बेटा है वो कह रहे हैं कि विक्टिम जो बड़ी खुश थी, वो तो बच्चों के साथ खेल रही थी और सुबह नाश्ता भी बनवा के गए, साथ में खा के गए और फिर घर चले गए, सब कुछ नॉर्मल कंडक्ट हो रहा है। और फिर घर जाने के बाद से 5 दिन तक कोई कंप्लेंट नहीं, जबकि माँ को विक्टिम ने बता दिया है कि बापू अच्छे नहीं है, तो भी कोई कंप्लेंट नहीं। अब इसके लिए कोर्ट कह रही है कि ये नेचुरल कंडक्ट है, यानी जजमेंट में ये कहा है कि ये नेचुरल कंडक्ट है, बल्कि ये अननेचुरल है, ये नेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल है। हाँ, ऐसा केस होता कि माँ बाप होते ही नहीं साथ में, तब ये नेचुरल हो सकता था कि हाँ एक विक्टिम को समय लगता है हिम्मत करेज लाने में, पेरेंट्स को बताने में, जो कि यहाँ कहा गया है कि एक हिम्मत लगती है विक्टिम को सोच के आगे बढ़ने में। यहाँ पे तो विक्टिम ने बता दिया था ना माँ को कि बापू अच्छे नहीं है, तो यहाँ पे वो केस डिफरेंट है। तो हर केस को उसके फैक्ट्स के अनुसार देखा जाना चाहिए। यहाँ पे जजमेंट ने, जो हाईकोर्ट के जजमेंट में विक्टिम के उन केसेस को जिक्र किया गया है जिन केसेस में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि विक्टिम को समय लगता है, करेज लगता है सामने आने में, ये सब जजमेंट में लिखा गया है। लेकिन वो हर केस के सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट्स के अनुसार कितना अप्लाई होता है, कितना अप्लाई नहीं होता, ये भी तो देखना होता है। लेकिन जजमेंट में डायरेक्टली उस चीज़ को लिख दिया गया है, लेकिन इस केस में कैसे अप्लाई हो रहा है ये तो नहीं डिस्कस किया गया। अब अननेचुरल कंडक्ट की अगर बात करें, प्रोबेबिलिटी के एंगल की अगर बात करें, तो उसमें और भी चीज़ें हैं कि जैसे कि चलो जोधपुर में कंप्लेंट नहीं किया, घर चले गए फैमिली, अपने घर उनका कहाँ था? शाहजहाँपुर में। अब शाहजहाँपुर जो कि उनका होम टाउन है, वहाँ पर 4-5 दिन बाद पेरेंट्स को पता चल गया, तो वहाँ पर ही क्यों नहीं कंप्लेंट दर्ज करा दी? उसके लिए दिल्ली क्यों गए? और दिल्ली क्या बोल के गए हैं? स्टेटमेंट ये बता रहा है, मतलब फैक्ट्स, जजमेंट में जो फैक्ट्स आए हैं वो ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स ने ये कहा कि हम दिल्ली इसलिए गए क्योंकि आसाराम बापू दिल्ली में उनका सत्संग था, तो हम उनको काउंटर करने गए, उनसे बोलने, पूछने कि क्यों तुमने किया मेरी बेटी के साथ। एक तरफ तो वो दिखा रहे हैं कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, हम डरे हुए थे, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम तो उनसे काउंटर करने जाएंगे, पूछने जाएंगे कि क्यों किया ऐसा। अच्छा, दिल्ली पहुंचने के बाद भी फैक्ट से बता रहे हैं कि दिल्ली पहुंचने के बाद उनको दिखा सत्संग नहीं चल रहा है, तो किसी से पूछताछ नहीं की मिलने की या फिर बात करने की, सीधा जाके फिर कंप्लेंट दर्ज कर दी कमला नेहरू पुलिस स्टेशन में। अब अगर कंप्लेंट ही दर्ज डायरेक्टली करनी थी तो शाहजहाँपुर में क्यों नहीं कर दी? ये पूरा स्टोरी क्रम क्यों बनाया? तो बहुत सारे एंगल्स हैं, ये एक नहीं दो नहीं, ऐसे बहुत सारे एंगल्स हैं जो कि दिखाते हैं कि इम्प्रॉबेबिलिटी दिख रही है, अननेचुरल कंडक्ट दिख रहा है, जो कि ह्यूमन कंडक्ट नेचुरल कोर्स में नहीं होता है, उसको बहुत अच्छे से जजमेंट में डिस्कस नहीं किया गया है। इनफैक्ट बहुत सारे पॉइंट्स तो डिस्कस ही नहीं किए गए जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अब आते हैं बात कॉन्ट्रडिक्शन और ओमिशंस पर, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अपीलेट कोर्ट में अपील की जो कोर्ट होती है वहाँ पर सारे एविडेंस को कैसे अप्रिशिएट किया जाता है, डिस्क्रिपेंसीज को देखा जाता है, कॉन्ट्रडिक्शंस को देखा जाता है, ओमिशंस को देखा जाता है। कॉन्ट्रडिक्शंस क्या होते हैं कि अगर कोई जो पहले का बयान विक्टिम का, जो कई स्टेजेस पर बयान होते हैं ना, जैसे कि 161 का स्टेटमेंट होता है पुलिस के सामने, फिर मजिस्ट्रेट के सामने 164 का स्टेटमेंट होता है, फिर फाइनली जाके कोर्ट में चीफ का स्टेटमेंट होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, ऐसे वेरियस स्टेजेस पर स्टेटमेंट होता है। तो इन स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि फ़र्क अगर होता है, और वो फ़र्क छोटा मोटा नहीं, हाँ ये होता है कि मटीरियल फैक्ट पे अगर कॉन्ट्रडिक्शंस है तो वो मटीरियल कॉन्ट्रडिक्शन माना जाता है। एक होता है ओमिशंस। ओमिशंस क्या होते हैं कि कोई बात, कोई मटीरियल फैक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है केस के लिए, वो मटीरियल फैक्ट अगर आपने शुरू के स्टेटमेंट में यानी पुलिस में जब स्टेटमेंट दिया, मजिस्ट्रेट के सामने जब स्टेटमेंट दिया, तब कोई फैक्ट नहीं बोला, लेकिन कोर्ट में आने के बाद से चीफ एग्जामिनेशन जब हुआ तब वो स्टेटमेंट दिया, तो
इसको बोलते हैं ओमिशन। यानी कि पहले तो आपने ये बात नहीं बोली थी, लेकिन कोर्ट में आने के बाद से आपने ये बात बोली है, तो ये आपने ओमिशन किया, यानी आपने पहले क्यों नहीं बताया, अब जो आप आके बता रहे हो ये ओमिशन होता है। तो इन ओमिशंस और कॉन्ट्रडिक्शंस का ही इन ओमिशंस और कॉन्ट्रडिक्शंस को ही डिस्क्रिपेंसीज कहा जाता है, और इन्हीं डिस्क्रिपेंसीज को एपिलेट कोर्ट ने गौर करना होता है। फिर से ट्रायल कोर्ट ने तो देखना ही होता है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने अगर नहीं अप्रिशिएट किया है तो एपिलेट स्टेज पे हाई कोर्ट ने देखना होता है। अब इस जजमेंट में अगर मैं देखूं तो जजमेंट में कोर्ट ने, यानी इस जजमेंट में अगर मैं देखूं तो जजमेंट में एक लिस्ट लगाई गई है जो कि डिफेंस की तरफ से डिस्क्रिपेंसीज बताई गई थी, यानी कॉन्ट्रडिक्शंस और ओमिशंस। लेकिन डिस्कशन की जहाँ पे बारी आई कि जहाँ पर इन डिस्क्रिपेंसीज को डिस्कस किया जाए, वहाँ पर सारे डिस्क्रिपेंसीज को, सारे कॉन्ट्रडिक्शंस और ओमिशंस जो कि बहुत सारे थे, मैं खुद इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैंने रिटन आर्ग्यूमेंट्स पढ़े हैं, जो रिटन आर्ग्यूमेंट्स इस केस में आसाराम बापू की तरफ से फाइल हुए हैं, और जो एक्चुअल में भी कॉन्ट्रडिक्शंस और ओमिशंस थे ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में, जो कि कई बार हमने भी अपनी वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं, वो सारे इस जजमेंट में मुझे नहीं दिख रहे हैं। वो डिस्कशन, वो फाइंडिंग्स, वो रीजनिंग नहीं डिस्कस हुए हैं, और कुछ हाँ 2-4 डिस्क्रिपेंसीज पे डिस्कशन हुआ है। अब अगर 2-4 डिस्क्रिपेंसीज पे डिस्कस हुआ भी है तो वो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत बड़ा ओमिशन बताती हूँ। ओमिशन के बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि ओमिशन क्या होता है, कि शुरू के स्टेटमेंट में वो मटीरियल फैक्ट नहीं है, लेकिन बाद के स्टेटमेंट में आया फर्स्ट टाइम, उसको ओमिशन बोलते हैं। अब ये ओमिशंस छोटे मोटे हों तो ठीक है, मैं भी कहती हूँ एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर कि छोटे मोटे ओमिशंस नहीं कंसिडर किए जाते, लेकिन अगर बहुत बड़ा मटीरियल ओमिशन हो तो वो कंसिडर करना बहुत ज़रूरी हो, खास करके ऐसे केस में जिसमें कि सोल टेस्टिमनी, यानी अकेले एक विक्टिम के स्टेटमेंट पर किसी को आजीवन कारावास किया जा सके। ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कैटन ऑफ जजमेंट्स में कहा है कि ऐसे केसेस में अच्छे से ओमिशंस और कॉन्ट्रडिक्शंस और डिस्क्रिपेंसीज को देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि किसी के झूठा कह देने से किसी की पूरी ज़िंदगी जेल में बीते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से ऐसे केसेस में ओमिशंस और कॉन्ट्रडिक्शंस को देखना है। अब यहाँ पर इस जजमेंट में एक ओमिशन को हाई कोर्ट ने डिस्कस किया है, वो एक मटीरियल ओमिशन है, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको मटीरियल ओमिशन नहीं माना है। वो मटीरियल ओमिशन ये है कि विक्टिम की शुरुआती स्टेटमेंट्स में, यानी शुरू में उसने एनजीओ को भी एक स्टेटमेंट दिया, एक पुलिस में स्टेटमेंट दिया जो हैंड रिटन उसने दिया था दिल्ली में, उसके बाद से उसका 161 का स्टेटमेंट हुआ जो कि पुलिस के सामने बयान होता है, फिर उसके बाद से मजिस्ट्रेट के सामने 164 का स्टेटमेंट हुआ। इन सारे ही स्टेटमेंट में, यानी कोर्ट में पेश होने से पहले, कोर्ट में चीफ एग्जामिनेशन होने से पहले के जो ये सारे स्टेटमेंट्स थे, इन सभी स्टेटमेंट्स में जो पर्टिकुलरली रेप का एलिगेशन है, जिस रेप के एलिगेशन में सेक्शन 376F में कन्विक्शन हुई है, आज हाई कोर्ट ने जिस कन्विक्शन को 376F के कन्विक्शन को अपहेल्ड किया है, वो पर्टिकुलर रेप का एलिगेशन इन शुरुआती स्टेटमेंट्स में क्लियर नहीं था। ये हाई कोर्ट ने नोट किया है। पैरा नंबर 43 है जजमेंट का, वो मैं क्लियरली यहाँ पे वर्ड्स पढ़ नहीं सकती हूँ बिकॉज वो नहीं पढ़े जाने चाहिए, लेकिन पैरा नंबर 43 में वो डिस्कस किया गया है इस जजमेंट का। जिन लोगों के पास जजमेंट है वो देख सकते हैं। अब इस जजमेंट में ये डिस्कस किया गया है कि यस, शुरुआती स्टेटमेंट्स में ये जो पर्टिकुलरली रेप का एलिगेशन था वो नहीं था, वो मिसिंग था, वो विक्टिम ने बोला ही नहीं था। फर्स्ट टाइम चीफ एग्जामिनेशन, यानी कि जज के सामने जब ट्रायल शुरू हुआ, चीफ एग्जामिनेशन होता है उस समय जब क्रॉस होने वाली होती है, तब चीफ एग्जामिनेशन होता है ट्रायल के समय, उस समय विक्टिम ने वो पर्टिकुलरली रेप का एलिगेशन बोला है, जिस रेप एलिगेशन पर सज़ा हुई है। यानी शुरू के स्टेटमेंट्स में वो नहीं, क्लियरली नहीं बोला था। अब हाई कोर्ट की इस जजमेंट में कहा गया कि ये जो ओमिशन है, इस ओमिशन को हाई कोर्ट ने उतना मटीरियल नहीं माना। हाई कोर्ट ने इसमें कुछ फाइंडिंग दी है कि जो विक्टिम है उसकी एज कम थी, वो नहीं समझ पा रही होगी या फिर वो डरी होगी, जो बहुत सारे अपने ही रीज़न दे दिए हैं हाई कोर्ट ने विक्टिम को बिलीव करने के लिए। फेथ दिख रहा है, जो फेथ को हाई कोर्ट ने गलत कहा है कि फेथ नहीं करना चाहिए साधु संत पे, फेथ नहीं करना चाहिए था विक्टिम फैमिली को, आसाराम बापू पे, उस वही फेथ हाई कोर्ट की जजमेंट में विक्टिम के ऊपर है। क्योंकि इतना बड़ा मटीरियल ओमिशन कि जो शुरू की स्टेटमेंट्स में रेप का पर्टिकुलर एलिगेशन नहीं है, वो आगे सब्सिक्वेंटली जाके चीफ में बोला गया है, तो ये बहुत बड़ा मटीरियल ओमिशन है। लेकिन इसको मटीरियल नहीं माना है हाई कोर्ट में, और क्यों नहीं माना है वो रीजनिंग उन्होंने दिया है, उस पर्टिकुलर एक्ट को अपनी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है। अब ये फैक्ट सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मटीरियल ओमिशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अब अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैक्ट को, इस मटीरियल ओमिशन को मटीरियल नहीं मानती है, तो ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात होगी। क्योंकि इस हाईकोर्ट की जजमेंट को पढ़ के मुझे ही आश्चर्य हो रहा है और किसी को भी आश्चर्य होगा, क्योंकि
कल को ऐसे बहुत सारे फिर केसेस होने लगेंगे जिसमें कि विक्टिम के ऊपर सिर्फ फेथ करके, यानी विक्टिम ने कह दिया तो उसको मानना ही पड़ेगा, चाहे वो ओमिशंस हो, कॉन्ट्रडिक्शंस हो, डिस्क्रिपेंसीज हो, प्रोबेबल ना हो। अगर ऐसा होने लग जाएगा तो फिर कोई भी किसी को भी किसी भी केस में झूठा फंसाने लग जाएगा। और रियल में जहाँ पर ऐसे केसेस होते हैं, रियल में कितने ऐसे केसेस, रेप केसेस होते हैं, रेप मर्डर वाले केसेस होते हैं जिसमें कि कितना डिटेल में स्क्रूटनाइज किया जाता है अपीलेट स्टेज पे, हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और डिस्क्रिपेंसीज, छोटी छोटी डिस्क्रिपेंसीज को देखकर अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। इतने बड़े बड़े निठारी केस का अगर आपने निठारी केस को जानना है तो आप चैनल पे जाके, मैं लिंक भी डाल देती हूँ नीचे कनेक्ट में, या आप चैनल पे जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। निठारी केस के उसमें इतना अच्छे से स्क्रूटनाइज किया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने। अब ऐसे केसेस में तो इतना आप स्क्रूटनाइज करो एविडेंस को, जिस केस में उस व्यक्ति ने खुद ही कन्फेशन भी दिया था, उस केस में क्लियर ही केस था वो तो, लेकिन उस केस में वो एक्विट हुआ है निठारी वाला अपराधी। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिपेंसीज है, और वहां पे इतने अच्छे से स्क्रूटनाइज किया गया है केस को, इतने अच्छे से एविडेंस को अप्रिशिएट किया गया। लेकिन इस केस में एविडेंस, इस जजमेंट में अगर देखें तो स्क्रूटनाइज नहीं किया गया, जबकि ऐसे केसेस में ज़्यादा स्क्रूटनाइज होना चाहिए, जहां पे कि सिर्फ सोल टेस्टिमनी है, जहां पर की संभावना है कि कोई झूठ भी बोल सकता है, जहां पर मोटिव भी दिख रहा है कि फॉल्स कहीं ना कहीं फंसाने का मोटिव है, तो वहां पर तो और स्क्रूटनाइजेशन होना चाहिए। वहां पर स्क्रूटनी नहीं हो रही, लेकिन ऐसे निठारी जैसे केसेस में स्क्रूटनी हो रही। निठारी के अलावा ऐसे बहुत सारे केसेस हमने चैनल पे डाले हैं जिसमें कि कई सारे रेप मर्डर केसेस में कितने ऐसे अपराधी जिनका क्लियर कट केस है, वहां पर भी अपराधी छूटे हैं डिस्क्रिपेंसीज की वजह से। लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी नहीं मानी जा रही। क्यों? क्योंकि इस जजमेंट में विक्टिम के ऊपर बहुत फेथ कर दिया गया है, कि विक्टिम के ऊपर फेथ है, कि विक्टिम और एक्यूज के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था, तो हम फेथ तो विक्टिम पे ही करेंगे, एक्यूज पे तो नहीं करेंगे। अरे आपको फेथ नहीं करना है, जुडिशरी को फेथ नहीं करना होता है, जुडिशरी को फेथ से ऊपर उठ के स्क्रूटनाइज करना होता है। इसीलिए तो जुडिशरी बनाई गई है, इसीलिए तो एविडेंस एक्ट बनाया गया है। अब आगे और बात करते हैं अगर कॉन्ट्रडिक्शंस और ओमिशंस की, तो 2-4 और ओमिशंस पर हाई कोर्ट की जजमेंट में डिस्कशन है, तो वो भी पर्टिकुलर रेप के एलिगेशन के रिगार्डिंग ही है, जो कि हम यहाँ पर ओरली डिस्कस नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी कोर्ट ने अगर पढ़ेंगे जजमेंट को, लेकिन उसमें भी अगर जजमेंट को पढ़ेंगे तो विक्टिम के ऊपर फेथ करके किया गया है। बाकी और बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस और ओमिशंस थे जिनको कि नज़रअंदाज किया गया है, जिनको कि डिस्कशन और मतलब अच्छे से डिस्कशन ना करके उस पर रीजनिंग फाइंडिंग नहीं दी गई है। तो मेरा ये कहना है ठीक है, अगर छोटी मोटी डिस्क्रिपेंसीज, छोटे मोटे कॉन्ट्रडिक्शंस, ओमिशंस को कंसिडर नहीं भी करना चाहिए, ठीक है, रेप केस में नहीं किया जाता, लेकिन जो पर्टिकुलर मेन एलिगेशन पर, जो पर्टिकुलर रेप एलिगेशन पर अगर इतना बड़ा ओमिशन है तो उसको तो कंसिडर करना ही चाहिए। उसको कंसिडर किए बिना रेप केस में कन्विक्शन, वो भी आजीवन कारावास की, कैसे दी जा सकती है? अब एक और सवाल आता है जो कि बहुत ही क्रूशल है कि इस जजमेंट में शरद और शिल्पी को एक्विट कर दिया गया है, और शरद और शिल्पी 2 एक्यूज के अलावा 2 और एक्यूज थे, प्रकाश और शिवा। प्रकाश रसोईया था, शिवा वो कड़ी है जो कि अब ये चारों की एक कड़ी थी। यानी ये जो 4 एक्यूज इस केस में थे, आसाराम बापू को अकेले डायरेक्टली एलिगेशन नहीं लगाया गया था, पूरी एक चेन बनाई गई थी। वो चेन कैसे बनाई गई थी कि जो विक्टिम है वो छिंदवाड़ा के गुरुकुल में पढ़ती थी, वहाँ पर उसको चक्कर आ गया था, और भूत प्रेत की जो कहानी विक्टिम ने बताई है, उस कहानी में चेन कैसे बनाई गई कि शिल्पी और शरद ने पेरेंट्स को बुलाया था कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, इसको बापू के पास लेके जाओ। अब वहाँ पे शरद और शिल्पी ने पेरेंट्स को जब बोला कि बापू से कनेक्ट करो, बापू के पास जाओ, अब बापू से कनेक्ट कैसे किया जाए उसके लिए आया शिवा, कि शिवा के थ्रू पता चला कि बापू कहाँ पर है। यानी पेरेंट्स ने शिवा से पूछा, शिवा ने बताया कि बापू इस समय यहाँ है, इस समय वहाँ है, मतलब इसीलिए वो जोधपुर पहुँचे, ऐसी स्टोरी है। अब उसके बाद से दूसरा कनेक्शन प्रकाश का कैसे आया कि बापू प्रकाश के थ्रू ही बात कर रहे थे, यानी जो फ़ोन है वो फ़ोन पे जो कॉन्टैक्ट हो रहा था वो प्रकाश के थ्रू हो रहा था, बापू प्रकाश के थ्रू कॉन्टैक्ट कर रहे थे। अब ये पूरी चेन है। अब चेन कैसे बन रही है? शरद, शिल्पी से शिवा, शिवा से फिर बापू। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि प्रकाश और शिवा पहले ही ट्रायल कोर्ट से एक्विट हो चुके, यानी एक कड़ी तो वहीं टूट गई, जहाँ पे बोला गया कि पेरेंट्स ने शिवा से कांटेक्ट किया और शिवा के कहने पे ही उनको पता चला कि बापू जो है वो जोधपुर है, तो वो जोधपुर गए। अब शिवा एक्विट हो गया, शिवा का लिंक, ट्रायल कोर्ट ने कह दिया कि लिंक नहीं है, शिवा का लिंक इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, एक कड़ी टूट गई। अब दूसरी कड़ी इधर आ रही है शरद और शिल्पी की, कि शरद और शिल्पी फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है जिन्होंने बोला कि लड़की को भूत प्रेत है, इस वजह से आप विक्टिम को जो है आसाराम बापू के पास ले जाओ। अब ये बताइए, शरद और शिल्पी अगर एक्विट हो गए
शरद और शिल्पी एक्विट हो गए, शिवा पहले ही एक्विट हो चुका, प्रकाश भी एक्विट हो चुका है। तो ये जो चेन थी कि शरद और शिल्पी ने पेरेंट्स को बुलाया, विक्टिम के पेरेंट्स को, और विक्टिम के पेरेंट्स को कहा कि बापू के पास जाओ, बापू के पास जाने के लिए शिवा से कांटेक्ट करो, शिवा ने प्रकाश से कांटेक्ट करा। अब ऐसे ये जो कड़ी थी, ये कड़ी कैसे अब रहेगी, क्योंकि शरद और शिल्पी एक्विट कर दिए गए हाईकोर्ट के द्वारा, शिवा और प्रकाश ट्रायल कोर्ट के द्वारा एक्विटेड थे। तो ये चेन ही टूट गई। और खुद कोर्ट भी कह रही है कि यस, कॉन्स्पिरेसी का एंगल टूट चुका है, कॉन्स्पिरेसी नहीं है, 120 भी सेक्शन हटा दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी हाई कोर्ट की जजमेंट में ये कहा गया है कि उसके बावजूद भी आसाराम बापू कन्विक्टेड है। आसाराम बापू की जो घटना हुई है वो हुई है। अब इसी बात में से एक और बात उठती है जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर रही थी, प्रोबेबिलिटी के एंगल को, जो कि है कि अगर शिल्पी और शरद ने विक्टिम के पेरेंट्स को छिंदवाड़ा में बुलाया था और कहा कि बापू के पास ले जाओ, बापू ने बुलाया है, तो अब ये क्वेश्चन भी तो उठता है कि अगर आसाराम बापू को ये घटना करनी ही थी तो फिर उनके पास तो एम्पल चांसेस थे ना कहीं भी करने के। जब विक्टिम उन्हीं के स्कूल में पढ़ रही है, उन्हीं के गुरुकुल में पढ़ रही है, तो इतना लंबा प्रोसीजर करने की क्या जरूरत है, वो भी पेरेंट्स को बुला के, पेरेंट्स के सामने ही करवाने की क्या जरूरत है। मतलब आप खुद ही अपने ऊपर शंका खड़ा कर रहे हो कि पेरेंट्स को बुला रहे हो और जोधपुर के वहाँ पर कुटिया में पेरेंट्स को बाहर ही बिठा रहे हो और फिर उसके बाद से 1.5 घंटा विक्टिम को अपनी कुटिया के अंदर पूरी घटना कर रहे हो। ये बिल्कुल ही ह्यूमन कंडक्ट के ऑपोजिट लगता है। लेकिन इस पर डिस्कशन हाईकोर्ट की जजमेंट में नहीं है। एक और डिस्कशन इंपॉर्टेंट था जो भी हाईकोर्ट में मुझे जजमेंट में नहीं दिख रहा है, कि जो फैक्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि जब मनई कुटिया में जो ये सारी घटना हुई थी, उस समय जब ये फर्स्ट टाइम, यानी कि जब रात को वहाँ पर पहुँचे तो आसाराम बापू से जब ये विक्टिम फैमिली मिले, तो विक्टिम फैमिली ने जो आसाराम बापू को बताया भूत प्रेत के बारे में कि विक्टिम के ऊपर ऐसा है, जो भी फैक्ट्स हैं, तो आसाराम बापू ने क्या जवाब दिया वो एविडेंस में है। आसाराम बापू ने ये बोला विक्टिम के फादर को कि तुम 11 दिन का अनुष्ठान करो जोधपुर में ही रह के, और विक्टिम के लिए बोला कि विक्टिम अहमदाबाद जाके अनुष्ठान करे। यानी जो उपाय था वो वहां पर आसाराम बापू ने क्लियर बता दिया था, जो उपाय करना था वो बता दिया था। अगर जजमेंट का ये कहना है कि वो इतने ही फॉलोअर्स डिवोटीज थे आसाराम बापू के, तो उतना ही वो फॉलो कर लेते और उतना फॉलो करने के लिए वहां से फिर चले जाते। लेकिन वो क्यों रुके रात को वहां पर? रात को वहां पर रुके ही क्यों? आसाराम बापू ने कहा हो उनको रात को रुकने का, ऐसा कुछ नहीं है। डिटेल फैक्ट ये है कि वो रुके वहाँ पे अपनी मर्जी से, यानी वो सेटिस्फाइड नहीं थे इस बात से कि 11 दिन वहाँ पे अनुष्ठान किया जाए या फिर अहमदाबाद में अनुष्ठान किया जाए। वो स्पेसिफिकली जानबूझकर जोधपुर में रुके हैं। इस पर भी बहुत डिटेल एनालिसिस नहीं किया गया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यानी अगर हम बैठेंगे चर्चा करने तो ये एक दिन की बात है ही नहीं। और इसीलिए सीनियर एडवोकेट कामत जी ने जो जोधपुर हाईकोर्ट में आर्ग्यूमेंट किया, वो कई दिन तक आर्ग्यूमेंट चला, मैंने सुना है। हालांकि मैं सब दिन का आर्ग्यूमेंट नहीं सुन पाई, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इतने दिन की आर्ग्यूमेंट होनी ही पड़ेगी। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में सारे कवर नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, कॉन्स्पिरेसी के एंगल्स हैं, झूठा क्यों फंसाया गया इस बात के भी बहुत सारे प्रूफ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और रिटन आर्ग्यूमेंट्स में बहुत सारी ये चीज़ें डाली गई थी हाईकोर्ट के पास में, लेकिन हाईकोर्ट की जजमेंट में वो सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। बहुत अच्छे से सारे एविडेंस को अप्रिशिएट नहीं किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में भी जाने पर यही मेन पॉइंट होना चाहिए कि हाई कोर्ट ने सारे एविडेंस को अप्रिशिएट नहीं किया है, डिस्क्रिपेंसीज को नहीं गौर किया है, और पर्टिकुलरली ऐसे केसेस में जहाँ पर कि सोल टेस्टिमनी पर रिलाई किया जाता है और जहाँ पर मटीरियल ओमिशन है कि पर्टिकुलर रेप के इंसिडेंट पर ही ओमिशन है, तो ऐसे केस में तो हाई कोर्ट ने और अच्छे से स्क्रूटनी करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये आर्गुमेंट होना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एटलीस्ट अब इस केस में दखल दे, बिकॉज अगर इस केस में दखल नहीं दिया जाता है और ये जजमेंट इस तरह की पास हुई है, तो ये तो एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। क्योंकि अगर इस तरीके से जजमेंट्स पास होने लगेंगी, फिर तो रेप लॉज का जो मिसयूज़ है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि फिर रियल में जो रेप लॉज को स्ट्रिक्ट बनाया गया, जिस मकसद से बनाया गया था कि ऐसे केसेस में जिसमें कि सच में ऐसे अपराधी जो कि रेप करते हैं उनके लिए नज़ीर बनने के लिए ये लॉज को स्ट्रिक्ट बनाया गया था, लेकिन अगर इनका मिसयूज़ होने लग जाएगा तो कल को कोई रियल विक्टिम पर भी विश्वास नहीं कर पाएगा, कल को कोई रियल केस में भी जस्टिस नहीं मिल पाएगा। और मालूम है इतने सारे रेप और मर्डर के केसेस में आज भी ट्रायल पेंडिंग है और आज भी कितने सारे केसेस में एक्विटल हो जाते हैं, क्योंकि कोई कानून का अगर अत्यधिक मिसयूज़ होने लग जाए और कोई कानून का मिसयूज़ पर ऐसी जजमेंट आने लग जाए जिस जजमेंट पे एविडेंस को अप्रिशिएट ना करके विक्टिम के ऊपर सिर्फ फेथ करके जजमेंट करने लग जाएंगे, तो और मिसयूज़ बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा किसी लॉ का मिसयूज़ होता है उस लॉ की अहमियत उतनी ही ज़्यादा और कम होती चली जाती है। और ये केस तो और भी एक चीज़ सिखा के जाता है, जो कि लास्ट टाइम भी थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था हमारे इस चैनल पर, और ये जजमेंट के बाद से तो वो बात अब और ज़्यादा मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब से तो
कोई भी जैसे कि इस जजमेंट में हाई कोर्ट की जजमेंट में लिखा है कि उस कुटिया में 2 ही लोग थे, सिर्फ विक्टिम और एक्यूज, और तो कोई था नहीं, भगवान ही जानता है वहाँ पे क्या हुआ, हम तो जान नहीं सकते हैं, तो हम विक्टिम पे ही विश्वास करेंगे। तो अगर ऐसी ये चीज़ पढ़कर तो ये लगता है कि इसके बाद से कोई भी किसी भी व्यक्ति से अगर आप मिलो तो आप CCTV की निगरानी में ही मिलो। ये थोड़ा सा जिक्र हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था, लेकिन मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं तो जैसे हमारे फाइट फॉर राइट के फाउंडर हैं, उन्होंने जब से फाइट फॉर राइट बना, जब से मुझे लॉयर बनाया, तब से उन्होंने कहा कि कभी भी तुम किसी से अकेले मिलना ही नहीं। और हमारे फाउंडर भी कभी भी किसी से मीटिंग करते हैं, या फिर हमारी फाइट फॉर राइट की मीटिंग होती है, या फिर मेरी भी क्लाइंट के साथ कोई भी मीटिंग होती है, तो जो मुझे जानते हैं, जो हमारे फाउंडर को जानते हैं, वो इस बात को जानते होंगे कि कभी भी किसी से भी अकेले नहीं मिलते। कोई ना कोई हमारे फाइट फॉर राइट का मेंबर ज़रूर होता है, CCTV की निगरानी में ज़रूर होते हैं। और हम जहाँ हमारा ऑफिस है वहाँ पे 14 CCTV हैं। लोग पूछते हैं कि इतने CCTV आपने क्यों लगाए हैं? अब उनको ये आंसर मिल जाएगा कि कोई भी किसी पर कोई भी कभी भी झूठा आरोप लगा सकता है। तब ये जजमेंट यही ऐसी जजमेंट आ जाएगी तो क्या होगा? जो जजमेंट कहेगी कि वहाँ पर तो इन 2 के अलावा कोई नहीं था, तो कम से कम वहाँ पे CCTV तो होगा ये कहने के लिए कि नहीं, ये नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था। तो इसीलिए CCTV बहुत मस्ट है, अब तो आप सबके लिए भी मस्ट है। एक बार तो मुझे याद है कि एक मीटिंग थी फाइट फॉर राइट की, और हमारे फाउंडर ने वो मीटिंग कैंसिल कर दी इस वजह से कि फाइट फॉर राइट का कोई मेंबर उस समय उनके साथ मौजूद नहीं था, तो उन्होंने मीटिंग ही कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे भी कहा, कीर्ति तुम भी कभी भी कोई भी मीटिंग नहीं करना अकेले, अपना कोई मेंबर साथ में हो, अपना कोई जूनियर साथ में हो, फाइट फॉर राइट का मेंबर साथ में हो, तभी मीटिंग करना। क्योंकि आज की डेट में किसी पर भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, और हम तो इतने बड़े बड़े विषय उठाते हैं, इतने बड़े बड़े केसेस हैंडल करते हैं, तो जाहिर सी बात है अपने तो दुश्मन बहुत ही होने हैं, तो कभी भी कोई भी किसी को भी झूठा फंसा सकता है। और ये हमें बात पहले से समझ आ गई थी, लेकिन इस जजमेंट के बाद से आप सबको भी समझ आ जानी चाहिए, और ख़ास करके साधु संत और जो भी बड़े लोग हैं वो तो खास करके CCTV निगरानी में ही रहना चाहिए, या फिर कोई ना कोई थर्ड पर्सन को साथ रखकर ही आप किसी से मिलिए। आज यहाँ पर ये मनई कुटिया में CCTV होता तो आसाराम बापू कह सकते थे कि CCTV था वहाँ पे, तीसरा CCTV से पूछ लो, क्योंकि जजमेंट तो कह रही है कि हम तो विक्टिम या एक्यूज में से विक्टिम की मानेंगे, क्योंकि तीसरा तो कोई था नहीं, तीसरा वहाँ CCTV होता तो शायद ये नौबत ही ना आती। और आजकल तो ज़माना इतना एडवांस्ड हो गया है कि इतनी फैसिलिटीज़ आ गई हैं कि CCTV ऑडियो वाला भी आ गया है, मोबाइल पे भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपनी कोई भी मीटिंग्स की, यानी वो अब ज़रूरी, अब समय आ गया है। मतलब इसमें ये अब शंका की बात नहीं है, अब तो समय आ गया, और ये जजमेंट कह रही है कि उस चीज़ को फॉलो करो कि आप हर एक मीटिंग को रिकॉर्ड करो, आप CCTV की निगरानी में ही मीटिंग करो, या आप अपने 2 आदमियों को साथ में रख के किसी से बात करो, क्योंकि इस समय ये जजमेंट ऐसा बता रहा है कि अब समय आ गया है, अलर्ट हो जाओ। जितने भी बड़े लोग हैं या जितने भी साधु संत हैं, खास करके साधु संतों को तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप CCTV की निगरानी में ही रहो हमेशा। और जो लोग CCTV को ऑब्जेक्ट करते हैं, या जो लोग रिकॉर्डिंग को ऑब्जेक्ट करते हैं, समझ लेना कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलत करना है, या आगे चल के कुछ ना कुछ गलत उनका मोटिव है। क्योंकि अगर कोई सच्चे मोटिव का है, अगर किसी के मन में कोई खोट नहीं है, तो उसको वीडियो रिकॉर्डिंग से क्या ही दिक्कत होगी, CCTV से क्या दिक्कत होगी? बल्कि उसको तो अच्छा होगा कि भाई उसकी अच्छाई जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन अगर किसी की गलत नीयत होगी, वही टोकेगा कि CCTV मत करो चालू, क्योंकि अगर उसका गलत मोटिव है तो फिर वो CCTV से पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आखिर में हमारी तो बस ये एडवाइस है कि आप जो भी साधु संत हैं, या फिर बड़े पद पर हैं, या फिर कोई भी बड़े पद पर ना भी हों, आजकल तो बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें कि कोई बड़े पद पर नहीं है तो भी ऑफिस में, स्कूल में, कहीं पर भी आजकल कोई भी इस तरह का लॉ का मिसयूज़ कर सकता है, और इस जजमेंट के बाद से तो और ज़्यादा मिसयूज़ होगा। तो ये हर एक के लिए एडवाइस है कि CCTV में रहें, आप मीटिंग करें तो किसी न किसी को साथ रख के करें। और अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो हाई कोर्ट की जजमेंट है, होप सो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को ठीक से स्क्रूटनाइज करे। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हाई कोर्ट की जजमेंट्स इस तरीके से गलत आ जाती हैं, और सुप्रीम कोर्ट से फिर वो सेट असाइड होती हैं। सो होप सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये जजमेंट चैलेंज हो और सेट असाइड हो जाए।